जी, स्टूडेंट्स डॉपलर इफ़ेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने इसके 2 केसेस जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। तो थर्ड केस जो है मैं अब इस लेक्चर में करूँगी। वो ये कह लें कि उसी में वो सारा कंप्लीट इसलिए नहीं किया था कि वो लेक्चर लंबा हो जाना था, फिर आपने कहना था कि मैम ने यूट्यूब पे लेक्चर किया है तो इसलिए लंबा कर दिया है। तो जितना ही आपकी ज़ूम मीटिंग का था मैंने टाइम ड्यूरेशन वही रखा है। ठीक है जी? ये थर्ड केस हमने डिस्कस करना था। बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर एंड अवे फ्रॉम द ईच अदर। तो अब ये केस है। पहले हमने एक-एक को रेस्ट पे रखा था, दूसरा मूव कर रहा था। यानी सोर्स रेस्ट पे था तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर रेस्ट पे था तो सोर्स मूव कर रहा था। अब ये कंडीशन है कि दोनों ही एक-दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये दोनों ही एक-दूसरे से अवे जा रहे हैं। तो ये केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला केस जो है, थर्ड का पहला पार्ट जो है वो है बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, कि दोनों ही एक-दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो पहले क्या करते हैं कि पहले ये देखते हैं कि ओरिजिनल कंडीशन क्या है, फिर उसके बाद उसमें देखते हैं कि कुछ करने के बाद चेंज क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब वो ओरिजिनल कंडीशन उनकी ये है कि जब साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही रेस्ट पे होते हैं, तो साउंड वेव्स जो हैं वो वी वेलोसिटी के साथ लैम्ब्डा वेवलेंथ के साथ स्प्रेड होती हैं। तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है वी ओवर लैम्ब्डा। ये जब तब है जब सोर्स और ऑब्जर्वर जो हैं वो दोनों एट रेस्ट हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम अज़्यूम करते हैं कि हमारे पास दोनों ही मूव कर रहे हैं। सोर्स भी मूव कर रहा है और ऑब्ज़र्वर भी मूव कर रहा है। सोर्स मूव कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी के साथ, ऑब्ज़र्वर मूव कर रहा है कह लें सोर्स मूव कर रहा है वी एस वेलोसिटी के साथ, ऑब्ज़र्वर मूव कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी के साथ। तो इस केस में अब हमने क्या करना है, इस केस में हमने पहले फ़र्ज़ कर लेना है, अज़्यूम कर लेना है कि हमारा सोर्स एट रेस्ट है और ऑब्ज़र्वर उसकी तरफ मूव कर रहा है। तो आपने देखा होगा ये तो हमारा पहला केस बनता है। जिस पे आपके पास सोर्स है, रेस्ट है और ऑब्जर्वर उसकी तरफ मूव करता है। तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज जो है वो रिसीव करता है, वो वी प्लस वी नॉट वी एफ करता है, ठीक है? अब हमने ये कंसीडर कर लिया कि सोर्स भी मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो ऑब्जर्वर तो पहले ही इस फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं, तो ये हमारे पास थर्ड केस बन जाता है कि सोर्स इज़ मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी वीएस, तो फ्रीक्वेंसी रिसीव बाय द ऑब्जर्वर क्या होगा? वी वी माइनस वीएस एफ ए, यानी अब यहाँ पे एफ नहीं आएगा, अब ये वाली फ्रीक्वेंसी आएगी। सोर्स जो है ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी के साथ, और अब सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो वो ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी फ़ील होगी, वो यहाँ पे एफ ए आएगा ये वाली, यहाँ पे अब ओरिजिनल नहीं आएगी। इस इन मोशन की वजह से इस ऑब्जर्वर की इन मोशन वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी। सो यहाँ पे फिर आपने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी एफ़ए की यहाँ पे, तो वी से कैंसल आउट हो गया, वी नॉट प्लस वी माइनस वीएस एफ आ गया। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में नेगेटिव क्वांटिटी है, यानी वी माइनस वीएस है, ये कम क्वांटिटी है। अगर डिनोमिनेटर में कम हो तो मैथमेटिकली आउटपुट वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर आती है। इसका मतलब है कि ये वाला फैक्टर जो है वो 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब है जब दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं, तो ऑब्जर्वर को जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है, तो उसको साउंड ज़्यादा सुनाई दे रही होती है। ये लें जी, व्हेन बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, द ऑब्जर्वर रिसीव इंक्रीज़ फ्रीक्वेंसी, तो उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की ये कह लें ये वेव्स जो है वो सुनाई देगी, ठीक है? अब थर्ड केस की बात करते हैं, बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द ईच अदर, अब दोनों एक-दूसरे से परे जा रहे हैं। तो फिर अगेन वही वाली कंडीशन कि एट रेस्ट पे फ्रीक्वेंसी ये है, जब वो इन मोशन जाएँगे तो आपके पास क्या आएगा? ये ले, ठीक है? नो कंसीडर ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर विद वेलोसिटी वी नॉट एंड वीएस। फर्स्ट हमने यहाँ पे भी अज़्यूम कर लेना है कि सोर्स एट रेस्ट है। अब ऑब्जर्वर जो है वो अवे जा रहा है। जब ऑब्जर्वर अवे जाएगा तो वो जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है वो बी केस वाली है। वी माइनस वी नॉट ओवर वी एफ, ठीक है? नो कंसीडर उन सोर्स इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब हमने देखना है ऑब्जर्वर वीएस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, सोर्स जो है उससे अवे जा रहा है ऑब्जर्वर से, और ऑब्जर्वर के पास फ्रीक्वेंसी कौन-सी है? एफ बी है। तो फिर हमने देखना है जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, जब वो अवे जाता है एफ आर डैश कह दिया। ये कौन-सी फ्रीक्वेंसी आ गई, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। सो यहाँ पे बी की वैल्यू प्लेस करोगे, एफ बी की वैल्यू प्लेस की तो ये दोनों कैंसल आउट हो गई। तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आ रही है।
तो इसका मतलब है आउटपुट वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। तो इसका मतलब है कि जब वो सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दोनों अवे जाते हैं, तो ऑब्जर्वर को साउंड कम सुनाई दे रही है, उसको फ्रीक्वेंसी कम, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम सुनाई दे रही है। सो व्हेन बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, द ऑब्जर्वर सीज द डिक्रीज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ तक हमारे जो थे मेन 3 केसेस जो थे, वो ये कह लें कि वाइंड अप हो जाते हैं। एक ये था कि सोर्स एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इन मोशन। दूसरा था ऑब्जर्वर एट रेस्ट, सोर्स इन मोशन। तीसरा था सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर इन मोशन टूवर्ड और अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये 3 केसेस हमने डिस्कस कर लिए। अब एक चौथा केस भी आ सकता है इसी डॉपलर इफेक्ट में। ये भी तो हो सकता है ना कि वो दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ ना आ रहे हों या एक दूसरे से परे ना जा रहे हों। क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि जो सोर्स है वो आगे जा रहा है, ऑब्जर्वर उसके पीछे उसको चेज़ कर रहा। या अब ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑब्जर्वर आगे जा रहा है और सोर्स ऑफ साउंड उसको चेज़ कर रहा हो, सेम डायरेक्शन में, ये भी हो सकता है। तो फिर क्या हैपनिंग होगी, ये हम देख लेते हैं। ये एक न्यू केस है इसमें, व्हेन ऑब्जर्वर चेज़िंग ए मूविंग सोर्स इन सेम डायरेक्शन। यानी ये हो सकता है जैसे गाड़ी आगे जा रही है, आप उसके पीछे भाग रहे हैं। तो फिर आपने देखना है कि इस सूरत में आपको फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देती है, साउंड फ्रीक्वेंसी का इफ़ेक्ट कैसा आता है, व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर एट रेस्ट। पहली बात तो हमने हर केस में ये करनी है कि हमारे पास दोनों अगर रेस्ट पे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? वी ओवर लैम्डा है। ठीक है? फिर उसके बाद आपने कहा, अज़्यूम कर लिया कि सोर्स एट रेस्ट है, ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड द सोर्स, कि ऑब्जर्वर जो है वो टूवर्ड द सोर्स आ रहा है। सोर्स एट रेस्ट है, ऑब्जर्वर टूवर्ड द सोर्स आ रहा है। तो आपने देखा था एफए केस है। अब हमने ये देखना है कि नो कंसीडर सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब ये केस कौन सा था कि व्हेन ऑब्जर्वर चेजिंग ए मूविंग सोर्स। ठीक है, यानी सोर्स आगे जा रहा है, ऑब्जर्वर उसके पीछे जा रहा है। तो हमने पहले क्या किया कि एट रेस्ट का केस देख लिया। फिर हमने ये देख लिया कि सोर्स जो है वो रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, यानी ऑब्जर्वर उसकी तरफ आ रहा है और सोर्स एट रेस्ट है। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जर्वर उसके पीछे आ रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी है। अब हमने ये देख लिया कि सोर्स तो, ऑब्जर्वर जो उसके पीछे आ रहा है वो इतनी फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, लेकिन सोर्स उससे परे जा रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, सो ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है और सोर्स उससे परे जा रहा है। जब सोर्स उससे परे जा रहा है, तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? वो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वी प्लस वी एस एफ ए। ये ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी है जिससे वो आपके पास सोर्स ऑब्जर्वर ने फील की जब वो उससे परे जा रहा है, सोर्स उससे अवे जा रहा है, वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यहाँ पे एफ ए की वैल्यू प्लेस कर दोगे, एफ वी वी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने ये देखा, तो ये कंडीशन वो आ जाएगी जब आपके पास ऑब्जर्वर सोर्स ऑफ साउंड को चेज करता है, तो वी प्लस वी नॉट, वी प्लस वी एस आ जाएगा। अब नोमिनेटर में वैल्यू ग्रेटर है, यहाँ पे भी वैल्यू ग्रेटर है, इसका मतलब है ये 1 से ग्रेटर है। अब ये देख लें, यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड वेलोसिटी भी आ गई, सोर्स ऑफ ऑब्जर्वर वेलोसिटी भी आ गई, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी आ गई और साउंड वेव्स की भी वेलोसिटी आ गई। तीनों वेलोसिटीज़ अब इस फार्मूले में आ गई। तो इससे ये पता चलता है कि जब वो सोर्स ऑफ साउंड को ऑब्जर्वर चेज़ कर रहा है सेम डायरेक्शन में, उसको आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है। ठीक है, अब अगर ऐसी कंडीशन है कि सोर्स इज चेजिंग ए मूविंग ऑब्जर्वर इन द सेम, यानी ये कह लें कि आप गाड़ी के आगे आगे भाग रहे हैं, गाड़ी आपके पीछे पीछे आ रही है, ये वाला केस हो गया। तो दोनों, अब क्या होगा? अब इस केस में भी हमने क्या करना है कि पहले, सबसे पहले एट रेस्ट फ्रीक्वेंसी ले ली, फिर हमने एक को रेस्ट पे ले लेना है, दूसरा कहना है कि उससे उसकी तरफ मूव कर रहा है। ये नहीं जी, बस ये खत्म होने वाला ही है। ठीक है, कंसीडर ऑब्जर्वर एट रेस्ट, हमने ऑब्जर्वर को एट रेस्ट ले लिया, सोर्स मूव टूवर्ड द ऑब्जर्वर। अब सोर्स क्या कर रहा है? ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है। तो ये दो कौन सा केस था? ये थर्ड केस था। नो कंसीडर ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्कोप। अब क्या है? सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। देखिए जरा, सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ और ऑब्जर्वर उससे आगे जा रहा है, आगे जा रहे हैं, यानी आप गाड़ी के आगे जा रहे हैं। पहले आप गाड़ी के पीछे थे, आप सोर्स ऑफ साउंड को चेज कर रहे थे। ठीक है, अब क्या होगा? सोर्स ऑफ साउंड जो है वो आपको चेज कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है? वी वी नॉट और वी सी, ये वाली। ठीक है,
सी की वैल्यू प्लेस करोगे तो यहाँ पे देखें दोनों वैल्यूज़ कम वैल्यूज़ आ रही। इसका मतलब है कि फिर आपको आवाज़ क्या सुनाई देगी कि यहाँ पे वी नॉट, वीएस, तो फिर आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देगी। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। यहाँ पे ऑब्ज़र्वर की वेलोसिटी है, ये सोर्स की वेलोसिटी है, ये वी नॉट वेलोसिटी है। ठीक है? ये तो ये 2 डिफरेंट केसेस थे कि अगर टूवर्ड और अवे का चक्कर नहीं है, ये चक्कर है कि दोनों एक-दूसरे को चेज़ कर रहे हैं, तो तब फ्रीक्वेंसीज़ का एक्सप्रेशन कैसा बनता है, तो ये आपके पास इस तरह से होगा। तो यहाँ तक ये कह लें कि आपके पास ये ख़त्म हो जाते हैं सारे केसेस डॉपलर इफ़ेक्ट के, उसके बाद थोड़ी-सी इसकी एप्लीकेशन बस जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद हमने इसी लेक्चर में बीट्स का भी ये कह लें आर्टिकल करना है। एप्लीकेशन में है द बैट डिटरमाइन द लोकेशन एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय सेंडिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स। Bats are provided with some sensory devices to find speed of the objects in their surrounding by sensing the Doppler frequency shift. ये आप एफएससी में भी मैट्रिक में भी पढ़ते आए हो कि ये जो बैट चमगादड़ होती है, ये चीज़ों की लोकेशन को कैसे सेंस करती है। उसको रात को अंधेरे में नज़र तो नहीं आता, लेकिन वो आपने देखा होगा वो कम ही टकराती है चीज़ों के साथ। तो होता ये है कि उसको नज़र तो नहीं आता, लेकिन वो मुँह से ऐसी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो सेंड करती है कि वो जो उसके आगे कोई भी चीज़ आती है, वो वेव्स उससे टकराती हैं और टकरा के फिर उस तक आती हैं। तो अगर तो कोई चीज़ होती है, तो वो वेवलेंथ जो उसके बाद टकरा के वापस आएगी, वो चेंज होगी। तो वो जो चेंज आएगा, उससे वो सेंस कर लेती है कि यहाँ पे चीज़ है या नहीं है। इसी तरह से रडार सिस्टम है, ये आप बहुत अच्छी तरह से एफएससी में भी आपने किया होगा कि क्या होता है कि रडार सिस्टम से रेडियो वेव्स ट्रांसमिट और रिसीव होती हैं। तो वो वेव्स जब आपके पास कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में है, जैसे एरोप्लेन है, वो उसके साथ स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक करके दोबारा वापस आती हैं, तो उसकी वेवलेंथ अगर तो वो वहाँ पे है, तो ऑब्वियसली वहाँ से वो चीज़ जो है उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। जब वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, उससे उसकी स्पीड का भी पता चलाया जा सकता है कि वो कितनी स्पीड के साथ इधर अवे आ रही है या टुवर्ड आ रही है या अवे जा रही है। यानी प्रेज़ेंस भी पता चलाई जा सकती है और उसका स्पीड भी पता चल सकती है कि वो कितनी स्पीड से आ रही है। तो ये सारा सिस्टम जो है वो रडार सिस्टम और ये बैट वाला, ये सारा डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी पे ही बेस करता है। इसके अलावा भी आपने वो देखा होगा सबमरीन वाटर में व्हेल्स मछलियाँ या जो वाटर में सबमरीन्स और शिप वगैरह होते हैं, वो भी चीज़ों की लोकेशन इस तरह से ही करते हैं कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो है वो वाटर में जो है भेजी जाती हैं। वहाँ से फिर वो जब वापस आती हैं उस सिस्टम की तरफ, तो उनकी वेवलेंथ अगर वो कोई किसी चीज़ से टकरा के आती हैं तो वो चेंज हो जाती है। तो उस शिफ्ट से पता लगा लिया जाता है कि आपके पास कोई चीज़ प्रेज़ेंट है कि नहीं है, ठीक है? तो ये डॉपलर इफ़ेक्ट था हमारे पास, आपने इसको मैथमेटिकली अच्छी तरह से कर लेना है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी न्यूमेरिकल आए कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी ये है, ऑब्ज़र्वर की वेलोसिटी ये है और साउंड और स्पीड हमारे पास हमें पता है 330 होती है, तो फिर हमने डिफरेंट केसेज़ में से कोई एक केस दे दूँगी, अगर टू वर्ड आ रहा है या वे जा रहा है, तो आपको उसका फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है जी? अब नेक्स्ट हमारे पास है बीट्स का फिनोमेना, ये भी आपने डिस्कस किया होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा-सा डिफरेंट वे से डिस्कस किया हुआ है। व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, पहले हमने जो इंटरफेरेंस देखी थी वो ये था कि फ्रीक्वेंसीज़ भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, ठीक है? तो उसकी हमने देखा था वो किस तरह से इंटरफेयर करती हैं। अब यहाँ पे ये कहा है, साउंड वेव्स की बात की है कि स्पेसिफाई कर दिया कि साउंड वेव अगर 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की ट्रैवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, और वो दोनों क्या होंगी, कंबाइन होंगी। जब वो कंबाइन होके जो रिज़ल्ट वेव आएगी हमारे पास, वो अल्टरनेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम साउंड इंटेंसिटी, कि किसी पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, किसी पॉइंट पे मिनिमम आएगी। वो होगी इंटरफेरेंस ही, लेकिन यहाँ पे इंटरफेरेंस किसकी होगी, 2 डिफरेंट स्लाइटली, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की वेव्स की। सो आपके पास ये जो फिनोमेना है वो बीट्स कहलाएगा, ठीक है? जो आपके पास जो इंटेंसिटी का ये मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की अल्टरनेशन जो प्रोड्यूस होगी, उसको हम क्या कहेंगे, बीट्स कहेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ बीट्स इज बेसिकली क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गी आपके पास साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हमने क्या किया था, स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि जिसमें मीडियम के पार्टिकल जो है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये कह लें कि वाइब्रेट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं।
इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो इसका मतलब है कि साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, और इनकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की इंटरफेरेंस है वो आपको बीट्स देती है। सो रिजल्टेंट वेव हैज़ टाइम वेरिंग एम्पलीट्यूड। फिर जो रिजल्टेंट वेव हमारे पास आएगी वो उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये मॉड्यूलेशन होती है हमारे पास। अगर इसकी एग्जांपल ये है कि 2 ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज़ है, 252 हर्ट्ज़ है। अगर उनको इकट्ठे साउंड किया जाए, ठीक है? तो वहाँ पे एक नोट मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का प्रोड्यूस होगा, ठीक है? आवाज़ प्रोड्यूस होगी वहाँ पे, जिसको हम बीट कहते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ बीट पर सेकंड किसके इक्वल होता है? बीट फ्रीक्वेंसी के। कि जितनी नंबर ऑफ बीट्स 1 सेकंड में बनेगी, प्रोड्यूस होंगी, उनको हम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और बीट फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल होती है डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ट्यूनिंग फोर्क्स। दोनों ट्यूनिंग फोर्क्स की फ्रीक्वेंसी का जितना डिफरेंस आएगा, उतनी ही बीट फ्रीक्वेंसी होगी, यानी उतनी ही नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस होंगी। सो इन दिस केस बीट फ्रीक्वेंसी विल बी 4 हर्ट्ज़। 4, तो इसका मतलब है 4 नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। So beat frequency is not observed when difference of frequency of two tuning forks is more than 15 हर्ट्ज। अगर इनका जो डिफरेंस है 15 हर्ट्ज से बढ़ जाता है, तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्जर्व नहीं होती। सो हम इसका इसमें हमने इसका करना है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एनालिटिकल ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, कि हमने वो फाइंड आउट मैथमेटिकली फाइंड आउट करना है कि हमारे पास वाकया ही जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल आती है। तो मैथमेटिकली इसको करेंगे। सो लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ साउंड वेव ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय फार्मूला। लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेस साउंड वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम इस फार्मूले से ये कह रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम, ऐसा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी ये साइनोसाइडल करेक्टर वेव का आ गया। ठीक है, इट इज़ ईजियर टू डील विद प्रेशर। कहते हैं कि इसकी हम डिस्प्लेसमेंट की बजाय हम अगर इसको प्रेशर वेरिएशन, साउंड वेव्स के प्रेशर वेरिएशन में डील कर लें, तो ये ज़्यादा बेटर है कि हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेव के लिहाज से करें। प्रेशर से हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितना चेंज आ रहा है साउंड में, और वो कहाँ कम सुनाई दे रही है, कहाँ ज़्यादा सुनाई दे रही है। सो व्हेन लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू मीडियम, जब आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव मीडियम में ट्रैवल करती हैं, द चेंज इन प्रेशर, तो वो प्रेशर चेंज होता है, वहाँ पे प्रेशर चेंज होने से क्या होता है? वॉल्यूम चेंज आता है। सो दिस वेरिएशन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम। इसको क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम। ये जो चेंज आता है प्रेशर से, आप आपके पास वॉल्यूम चेंज, इसको हम बल्क मॉडुलस बोलते हैं। और बल्क मॉडुलस को डिफाइन किस तरह से किया गया है? ये जी, ये चेंज इन प्रेशर से क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम से वॉल्यूम चेंज आ जाएगा। नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे क्या है कि इंक्रीज इन प्रेशर रिजल्ट टू डिक्रीज इन वॉल्यूम। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो करता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। ये अंडरस्टूड सी बात है, वैसे भी देख लें लॉजिकली भी कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। सो यहाँ पे अपनी दो चीज़ें अब डिस्कस करनी है कि एक आपने करनी है कि आप जब चेंज नहीं था तब, और जब चेंज आ जाता है तब। अगर हम लेयर ऑफ फ्लूइड लेते हैं, ठीक है? फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड है उसकी एक लेयर प्रेशर उसका वहाँ पे क्या है? पी नॉट ओरिजिनल प्रेशर है, और उस वक्त उसकी उस लेयर की जो थिकनेस है डेल्टा एक्स है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? ए डेल्टा एक्स। ये आप साउंड वेव्स की भी आप ये कह सकते हैं कि आपके पास एयर का जो फ्लूइड है उसकी भी बात कर सकते हैं कि यहाँ पे कि आपके पास जो एक लेयर है वहाँ पे प्रेशर ये है। व्हेन प्रेशर चेंज, जब प्रेशर चेंज होता है तो वॉल्यूम चेंज होता है। वॉल्यूम चेंज किस तरह से होगा? ए डेल्टा एस। डेल्टा एस कौन सा हो गया? ये डेल्टा एस थी लेयर की थिकनेस, ठीक है, ओरिजिनल। तो डेल्टा एस ये वाली अमाउंट बाय विच थिकनेस ऑफ द लेयर चेंजेस ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब ये डेल्टा एस कौन सा डेल्टा एस है? आपको पता है कि साउंड वेव्स जब ट्रैवल करती हैं तो एयर में एयर पार्टिकल कंप्रेस होते हैं, रेयरफेक्ट होते हैं, कंप्रेस होते हैं, रेयरफेक्ट होते हैं, तो इस तरह से वो मूवमेंट होती है। तो ये जो लेयर है
ये वही वाली इसी कंडीशन में आप ले सकते हैं रिस्पेक्ट में कि कंप्रेशन हो रही है या रेयरफेक्शन हो रही है। तो कहते हैं पहले क्या होता है कि लेयर ऑफ फ्लूइड एट प्रेशर पी नॉट पे उसका वॉल्यूम ये है। जब हम प्रेशर चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करने का मतलब है कि आप साउंड की इंटेंसिटी बढ़ा दें, ठीक है? तो प्रेशर चेंज करने से क्या होगा, थिकनेस ऑफ द लेयर चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो वहाँ पे फिर हम देखते हैं कि डेल्टा पी कैसे चेंज होता है, तो डेल्टा पी को फिर आप कैसे लिखोगे, ये यहाँ से डेल्टा पी निकाल लिया, ये क्या आ गया बी, इधर जाके मल्टीप्लाई होके डेल्टा वी ओवर वी आ गया, ठीक है? तो ये ए डेल्टा एक्स, ये वी वॉल्यूम है, ठीक है? जब आपके पास प्रेशर पी नॉट कांस्टेंट प्रेशर पी नॉट था, ठीक है? लेकिन जैसे प्रेशर चेंज किया तो ये डेल्टा वी चेंज हो गया किससे, ए डेल्टा एस से, ठीक है? यानी डेल्टा एस वो चेंज है जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दौरान चेंज हुई है लेयर की थिकनेस। अब डेल्टा ए से कैंसिल आउट हो गया। अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें कि डेल्टा एक्स गोज़ टू ज़ीरो, तो ये जो चेंज है ये पार्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये पार्शियल में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे देखिए ये पार्शियल एस ओवर पार्शियल डेल्टा एक्स आ गया माइनस बी। तो एस हम पहले एम्पलीट्यूड फॉर्म में डिफाइन कर चुके हैं स्टार्ट में कि वो किसके इक्वल है, एस एम कॉज के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लेना है। जब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ये कॉस का एस एम बाहर आ जाएगा, बी भी बाहर है माइनस बी। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक ठीक है? तो वो माइनस माइनस से मिलके इधर प्लस हो जाएगा, बी के एस एम साइन के एक्स ओमेगा टी। तो के एक्स को दोबारा डेरिवेट करेंगे, टी के लिहाज से तो नहीं करेंगे क्योंकि हम एक्स के लिहाज से करें, तो इस फैक्टर को दोबारा डेरिवेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। सो इसका मतलब है कि प्रेशर वेरिएशन जो है एट एनी पॉइंट एक्स एंड टी वो किसके इक्वल है, डेल्टा पी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये प्रेशर एट एनी टाइम है, ये मैक्सिमम प्रेशर है और साथ उसके साइनोसाइडल करेक्टर आ रहा है। सो वेयर डेल्टा पी एम इज द मैक्सिमम चेंज, इसको आप मैक्सिमम चेंज कह सकते हैं इन प्रेशर एंड कॉल्ड प्रेशर एम्पलीट्यूड। इसको प्रेशर एम्पलीट्यूड कहते हैं, फिर ये मैक्सिमम चेंज है, ठीक है? एम मैक्सिमम को शो कर रहा है। बीट हैज़ टाइम वेरिंग एम्पलीट्यूड, बीट्स का हमें पता है कि उनका एम्पलीट्यूड तो टाइम वेरिंग है, देयरफॉर वो ओनली कंसिडर वेरिएशन इन प्रेशर विद टाइम। तो हमने ये टी वाला फैक्टर लेना है, एक्स का नहीं लेना, ठीक है? हमने देखा था कि हमारे पास बीट्स तो सिर्फ टाइम के लिहाज से चेंज हो रही हैं, ठीक है? तो हमने फिर इसको सिंपल डेल्टा पी वन फॉर वन प्रेशर या फॉर वन वेव कह दिया है। तो यहाँ पे हमने एक्स नहीं लिया है, जस्ट पूरे प्रेशर को अब किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। नो कंसीडर प्रेशर वेरिएशन ऑफ टू साउंड वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब ये देखिए, ये एक वेव है, साउंड वेव है, डेल्टा पी वन टी डेल्टा पी एम साइन ओमेगा वन टी जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन है, ठीक है? अब इसका आपने ये के फैक्टर एक्स फैक्टर जो है वो निकाल दिया। अगर इधर से एक्स फैक्टर निकाला है तो यहाँ से भी आपने एक्स फैक्टर निकाल देना है, साइन ओमेगा टी आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले कह दिया था कि बीट्स जो है वो टाइम वेरिंग एम्पलीट्यूड है। ये नहीं जी, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, ये वन वेव के लिए ये प्रेशर सेकंड वेव के लिए जिसकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा टू है। दोनों को अपने जब साउंड्स को अपने टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है तो दोनों को ऐड अप करना है। दोनों को ऐड अप किया तो आपने ये देखा, ये इंटरफेरेंस और स्टैंडिंग वेव्स की तरह हमने यहाँ पे फार्मूला लगाना है कि साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा किसकी इक्वल होता है, टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। तो यहाँ पे देख ले डेल्टा पी एम, ये टू फार्मूले वाला कॉज, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, ये टी जो है वो उन्होंने कॉमन निकाल लिया डिवाइडेड बाई टू, ठीक है? आपके पास दूसरा क्या आ गया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। तो यहाँ से दोनों से टी कॉमन निकल गया, टू इसके नीचे आ गया। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टू पी एम कॉज, ये तो एवरेज बन रही है फ्रीक्वेंसी की, तो इसको साइन एवरेज टी लिख देंगे। ये हमारे पास चेंज आ रहा है फ्रीक्वेंसीज का, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू ओ टू, इसको हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी है,
ठीक है? तो ये देख लें कि वेयर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ओवर 2 इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड फैक्टर, ये एम्पलीट्यूड फैक्टर आ जाएगा, ठीक है? और ये हमारे पास एवरेज एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सुपरपोज़िशन ऑफ 2 वेव्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो 2 वेव्स की ये कह लें सुपरपोज़िशन है, वो आगे मैं ग्राफ से भी शो करूँगी कि किस तरह से है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव्स वेरी स्लोली विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम्पलीट्यूड एंड डिफाइन द इन्वेल्प, और वो एक इन्वेल्प डिफाइन कर देता है कि एम्पलीट्यूड जो है, ये एक लेने दें ज़रा, ये लीजिए, विद इन द इन्वॉल्व वेरिएशन इज़ वेरी रैपिड। अब ये देखें कि ये पी वन प्रेशर है, वन वेव है साउंड वेव, ये अदर साउंड वेव है, जिनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, स्लाइटली। अब जिन पॉइंट्स पे ये देखें, ये क्रस्ट ट्रफ से मिलेगा वहाँ पे वो ज़ीरो को शो करेगा, और यहाँ पे क्रस्ट से मिलेगा वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। अगेन क्रस्ट ट्रफ से मिला ज़ीरो, अगेन। तो ये जो ये आपके पास जो मैक्सिमम, मिनिमम और ये ज़ीरो अल्टरनेशन जो आ रही है आपके पास, इसको हम बीट्स कहते हैं, ठीक है? तो ये जो कहते हैं कि जो इन्वेल्प है, इसकी वेरिएशन टाइम वेरी स्लोली है, लेकिन इन्वेल्प के अंदर जो वेरिएशन है वो बहुत तेज़ है, ठीक है? इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि टोन प्रोड्यूस बाय रिजल्टेंट वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी। अब जो टोन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, जो आवाज़ आएगी आपको, वो किस फ्रीक्वेंसी की है? वी एवरेज बाय 2 पाई की, ठीक है? अब वो विच इज़ सेम, वो फ्रीक्वेंसी वैसी होगी जैसे F1 की है, F2 की है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी ऑफ आइदर ऑफ टू कंपोनेंट वेव्स बिकॉज़ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर स्लाइटली डिफरेंट। वो थोड़ा डिफरेंस है उनमें, ठीक है? जब एवरेज फ्रीक्वेंसी की वेव लेंगे तो वो उसकी तकरीबन सेम ही आएगी, क्योंकि उनमें डिफरेंस बहुत थोड़ा है ना। जब उनका सम अप करोगे तो वो भी तकरीबन उनके पास-पास ही आएगी। सो टोन ग्रोज अल्टरनेटिवली लाउड एंड सॉफ्ट एज एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव हैज़ मैक्सिमम मैक्सिमा मिनिमम। फिर क्या कहते हैं कि ये जो टोन पैदा होती है, यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है, ग्रो कर रही है, वो लाइट और थोड़ी सी सॉफ्ट और थोड़ी सी लाउड बनेगी, जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव हैज मैक। अब ये देखें कि जैसे एम्पलीट्यूड का ये मैक्सिमा और ये मिनिमम, ठीक है, बन रहा है, तो इसी तरह से वो वॉज थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी सी कम, थोड़ी सी लाउड, थोड़ी सी सॉफ्ट बनेगी। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉल्ड बीट, ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है उसको हम बीट कहते हैं, और डिपेंड करती है स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड पे, ठीक है? तो दिस बीट इज फाउंड व्हेन कॉज, अब ये बीट कब बनेगी, ये यहाँ पे आप देख लें, ये पीछे जाते हैं आपके पास कि ये बीट कब बनेगी। ये देखें, ये तो एवरेज है, साइनोसाइडल करेक्टर है। ये जो कॉज ओमेगा एम्पलीट्यूड है, ठीक है, जब ये फैक्टर 1 होगा, +1 होगा या -1 होगा, तो हमारे पास बीट बनेगी, क्योंकि ये क्योंकि हमारा प्रेशर जो है वो टाइम वेरिंग फैक्टर है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये किसके इक्वल आता है। ये लें जी, ठीक है? तो कॉज़ ओमेगा एम्पलीट्यूड टी अगर +1 आता है या -1 आता है तो बीट बनती है। ईच ऑफ दीज़ वैल्यूज़ अकर, अब इनमें से एक वैल्यू जो है साइकिल में एक दफ़ा इन्वेल्व के अकर होती है। अब ये देख लें, ठीक है? +1 एक दफ़ा, फिर -1 एक दफ़ा। तो अब ये देखें कि हम देखते हैं कि फिर नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड जो है इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, कि हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स जो हैं एक सेकंड में वो किसके इक्वल आता है कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। वो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड उसमें 2 है। बीट आपके पास कितनी बन रही हैं, और उसके बाद आपके पास वो किसके इक्वल आता है कि जितने नंबर ऑफ साइकिल हैं उनका 2 टाइम्स, ठीक है? इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास क्या आती है, 2 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी हमारा जो एम्पलीट्यूड है उसमें 2 टाइम वो अपीयर हो रही है। तो हम यहाँ पे देख लें एम्पलीट्यूड की वैल्यू अगर आप हम यहाँ पे लगाते हैं तो वो हमारे पास थी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ओवर 2। तो 2 से कैंसिल आउट होके क्या आ गया, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। इसका मतलब है यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ गई, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ओमेगा 1 माइनस
ओमेगा 2 जितना डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसीज़ का उतनी ही वहाँ पे नंबर ऑफ बीट्स बनेगी। सो यहाँ पे अगर आप इसको इस फॉर्म में फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना बीट की, अगर इसको दूसरी फ्रीक्वेंसी में चेंज करना चाहते हो तो इस फार्मूले से भी चेंज कर सकते हैं। 2 पाई एफ बीट, 2 पाई एफ 1, 2 पाई एफ 2 हो जाएगा। तो 2 पाई पूरा कैंसल आउट हो जाएगा दोनों में से, ठीक है? तो एफ बीट किसके आगे? एफ 1 माइनस एफ। इट मीन्स नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू कंपोनेंट वेव्स, कि टू कंपोनेंट वेव्स की फ्रीक्वेंसी का जितना डिफरेंस होगा उतनी ही नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस होंगी। तो ये हमारे पास बीट्स का फिनोमेना था, ठीक है? तो यहाँ तक हमने ये कह लें वेव्स का पोर्शन जो है वो ख़त्म करते हैं। हमारे पास जनरल वेव्स हमने डिस्कस की थी और उसके साथ उसकी वेव स्पीड, वेव इक्वेशन और एनर्जी ट्रांसफ़र इन वेव। फिर हमने किया था ये कह लें कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, और उसके बाद हमने साउंड के लिए सिर्फ 2 टॉपिक किए थे, बीट्स का और डॉपलर इफ़ेक्ट का, ठीक है? तो हम यहाँ पे वाइंड अप करके अब नेक्स्ट जो है वो हमने ये वेव्स का पोर्शन, लाइट वेव्स के पोर्शन की तरफ जाना है, ठीक है? तो उसके भी हार्डली 3 तो लेक्चर में करेंगे, और क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीक ऑफ हो जाएगा, नेक्स्ट वीक हमने 3 क्लासेस हैं हमारी, तो उसमें इंशाल्लाह वो लाइट वेव्स का जो थोड़ा बहुत पोर्शन है वो हम कर लेंगे, ठीक है? तो ये कह लें कि इसका मैकेनिक्स से ज़्यादा सिलेबस है वेव्स का, टाइम हमारे पास जितना होता है शॉर्ट होता है, तो उसी लिहाज से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपके पास आ गया बीट्स का फिनोमेना, ठीक है? आपने इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट शो किया कि एम्पलीट्यूड की फॉर्म में हम इसको नहीं करते, हम इसको प्रेशर की फॉर्म में कर लेते हैं। अगर आप प्रेशर की फॉर्म में करते हो तो हमारे पास 2 टाइप का प्रेशर आएगा। इस P1 प्रेशर की वेव है, P2 प्रेशर की वेव है। ये प्रेशर चेंज क्यों आ रहा है? कि क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्लाइटली चेंज आ रही है, और स्लाइटली चेंज से जब आप ऐड अप करते हो तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेव आती है वहाँ से आप ये देख लेते हो कि बीट फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आती है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।